सद्वाक्य दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि मोदी जी कई चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो जनरली हर इंटरव्यू में अपनी बीजेपी गवर्नमेंट की लास्ट 10 इयर्स के टाइम में जो उपलब्धियां रही हैं उनको अलग अलग पत्रकारों को, अलग अलग मीडिया चैनल्स को बताते रहे हैं। हमने भी ये डिसाइड किया है कि हम भी बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 वर्षों में अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या किया है उसको अपने दर्शकों तक लेके जाएं और जिससे कि वो डिसाइड कर सकें, जिससे कि वो मन बनाएं कि हमें किस तरह की सरकार भारत में आगे चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं मोदी गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग के फील्ड में किया है, या जो विदेश नीति के फील्ड में किया है, या जो इकनॉमी के लिए किया है, या जो युवाओं के लिए किया है, या जो उनकी नीतियां पाकिस्तान के लिए रही हैं या अपने और पड़ोसी देशों के लिए रही हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मैं मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 वर्षों में जो बैंकिंग के क्षेत्र में किया है, उससे बैंकिंग में कुछ प्रगति हुई है या नहीं हुई है, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 2014 से पहले बहुत सारे आंदोलन चले जिनमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने करप्शन के काम किए थे उन सब के बारे में हो हल्ला था, चर्चा थी, और लोगों ने उसकी वजह से ही उस गवर्नमेंट को 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दिया। चाहे कोल घोटाला हो, चाहे CWG घोटाला हो, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हों, NPAs हों, ये सब इश्यूज हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से चले आ रहे थे। देखिए, पहले होता क्या था कि बैंकिंग, जो सरकारी बैंक थे वो ज़्यादातर नेताओं के इशारों पर काम करते थे, जिसे कहते हैं फ़ोन बैंकिंग। एक तरह से फ़ोन बैंकिंग काम करती थी कि नेताओं ने अपने चहेतों के लिए लोन के लिए रिकमेंडेशन कर दी और उनको लोन मिल जाता था बिजनेस के लिए या किसी भी काम के लिए जो प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव हो। लेकिन अगर भारत सरकार के मंत्री उनको सिफारिश कर देते थे तो वो उन्हें पैसा मिल जाता था। उसके बाद वो उस धन का कैसे उपयोग करते थे ये आपको पता है, हमें पता है कि कुछ पैसा वो रखते थे, कुछ पैसा उन मिनिस्टर्स के पास जाता होगा या जाता था। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई है, उस समय देश के 14 में से 11 बैंक ऐसे थे जो RBI की निगरानी में थे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही थी उनकी, क्योंकि उनके NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो एसेट्स, वो लोन्स जो उन्होंने दे रखे थे लेकिन उन पे उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा था, उन पे वो लोग उसके जो निर्धारित राशि थी जो हर महीने या हर साल आने वाली थी वो नहीं आ पा रही थी, वो लोग उसे पे बैक नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इकट्ठे होते जा रहे थे। लोगों ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट आई उस समय, उसके बाद बहुत सारे NPAs आ गए, इकट्ठे हुए बैंकों में। नहीं, बैंकों में NPAs पहले भी थे लेकिन आइडेंटिफाई मोदी गवर्नमेंट ने किया, और मोदी गवर्नमेंट ने किया ये कि जो NPAs थे मोदी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्शन लिया कि अगर ये NPAs हैं तो हम अब इसके बारे में क्या एक्शन लें। जिन लोगों ने लोन की किस्तों को, इंस्टॉलमेंट्स को चुकाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और बड़े बड़े लोन्स थे, अरबों करोड़ों अरबों में लोन्स थे, उसमें चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, या उसके अलावा और भी, या फिर और भी लोग जो फाइनेंशियल क्राइम करने के बाद भारत से भाग के दूसरे देशों में चले गए, वो हो। ये सब अपराध हुए क्यों? NPAs इतने इकट्ठे हुए क्यों? मोदी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई जब NPAs किए तो उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें देश से बाहर जाने क्यों दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं?
लेकिन आप बताइए, आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं, न्याय संस्थाएं हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो डिस्क्रिशन के बेसिस पे ही लोगों को जमानत की अर्जी या बेल की एप्लीकेशन लगाए बगैर ही उन्हें बेल जैसी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, अगर वो प्रभावशाली हो। जैसे अभी पीछे हुआ, एक पार्टी के अध्यक्ष को उनके मन में आया तो उन्होंने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इंटरिम बेल दे दी कि उन्हें चुनाव में प्रचार करना है। तो किसी भी रीजन से उन्होंने उनको जेल से बाहर कर दिया, और उतना टाइम बहुत होता है। तो उस समय भी अगर वो लोग, जो लोग बैंक का धन लेके बिना चुकाए विदेश भाग रहे थे या भागने वाले थे, अगर कोई कानून नहीं था तो उनको रोका नहीं जा सकता था। उन्हें एक वीक के अंदर बेल मिल जाती और वो भाग जाते, क्योंकि कोई कानून नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में आके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए कानून बनाया कि अगर कोई संस्था इंसॉल्वेंट हो गई है तो फिर उससे कानून कैसे डील करने वाला है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कि किस समय उस संस्था को, उस कॉर्पोरेशंस को इंसॉल्वेंट अनाउंस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक्शंस होंगे कि उसको कहीं जाने देना है या नहीं जाने देना है। लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी, और लोगों ने क्या किया कि अपना, भले ही भारत में इंसॉल्वेंट थे, कानून नहीं था तो उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन वो धन लेके बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने धंधा शुरू कर दिया, कोई और बिजनेस बाहर शुरू कर दिया। 2016 में भी हमारे पास क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए कोई कानून नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति भारत से लोन ले और विदेश में जाके बिना चुकाए वहां दूसरा बिजनेस शुरू कर दे तो उसके ऊपर एक्शन कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास भारत में कोई कानून नहीं था। ये कानून आया 2018 में, तो तब तक उन लोगों के पास मौका था कि वो भारत छोड़ के चले जाए, उनका कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने किया, भारत से बाहर जाके और दूसरा बिजनेस शुरू किया, अपना पैसा लगा दिया। उसके बाद भारत में फिर जब क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए लॉज आ गए, तो फिर भारत में सरकार को, गवर्नमेंट को उनके ऊपर विदेश भागने पे भी एक्शन लेना आसान हो गया। क्योंकि होता क्या है कि विदेश में आप एक्शन तभी ले सकते हो अगर आप प्रॉपर लॉज आपके देश में हो, और जनरली होता क्या है इंटरनेशनल कानून में, इंटरनेशनल लॉज तभी एप्लीकेबल होते हैं अगर ये जनरली रेसिप्रोसिटी इज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। अगर आप अपने देश में दूसरे देश को कोई सुविधा देते हैं कि वो उसके अपराधियों को आप कानून में ले सके, कानून के अंतर्गत, तभी आप दूसरे देश से कह सकते हैं कि वो भी आपके अपराधियों को, चाहे अगर वो फाइनेंशियल अपराधी हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके। या फिर जैसे एक है अनसेटल्ड लॉज, ये है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सो जो ये लॉज है, इसकी वजह से आप दूसरे देशों में और कमर्शियल लिटिगेशंस हैं या आर्बिट्रेशन है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये एक बार हमारे यहाँ इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होने शुरू हो गए 2018 के बाद, तो फिर ये भारत सरकार को आसान हो गया कि अगर दूसरे देश में जाके इस तरह के लोग अपना पैसा लगा देते हैं, तो क्योंकि उन्होंने भारत में डेट्स लिए हुए हैं, तो उस डेट को रिकवर करने के लिए उनके पास, उनके ऊपर विदेशों में भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह से भारत सरकार ने अब तक बहुत सारा धन रिकवर कर लिया है। उन देशों में भारत सरकार उनके ऊपर एक्शन ले पाई है, उन्हें उन देशों में भी इंसॉल्वेंट कर पाई है, और फिर जो यहाँ के डेट्स हैं उन्हें चुकाने के लिए वहाँ के एसेट्स बेचने के बाद बैंक रिकवर कर पा रहे हैं, जो 2018 से पहले संभव था ही नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे कई लॉयर्स हैं जो
इस बात को शायद समझते तो हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। और वो क्या कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने उन लोगों के पैसा, उनको कर्ज देके उसे राइट ऑफ कर दिया, और बाकी, क्योंकि मैं लॉयर से तो उम्मीद करता हूं कि वो तो समझते हैं कि राइट ऑफ क्या है और वेव ऑफ क्या है। लेकिन हम जो लोग उतना नहीं जानते या कम पढ़े लिखे हैं या उन्हें कम ज्ञान है, अगर वो इस बात को कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया तो मोदी गवर्नमेंट ने उनका कर्जा माफ कर दिया, नहीं, राइट ऑफ कर्जा माफ करना नहीं है। राइट ऑफ केवल ये है कि अगर राइट ऑफ किसी संस्था ने लोन दिया और उसने राइट ऑफ किया तो उसने उसे अपनी बुक से हटा दिया। राइट ऑफ मीन्स आउट ऑफ द बुक्स। तो जब वो बुक्स के बाहर हो गया तो फिर वो उस संस्था के एसेट कम हो जाते हैं। अगर कोई संस्था, कोई बैंक है, उसने लोन दिया, तो अगर वो राइट ऑफ नहीं करेगा तो उसकी बैलेंस शीट बहुत एसेट्स दिखाएगी। एसेट ज़्यादा दिखाने से बैंक की गलत पिक्चर पहुंचेगी कि इसके एसेट्स ज़्यादा है, इसकी नेटवर्थ ज़्यादा है, जबकि उसकी नेटवर्थ नहीं है, क्योंकि वो एसेट्स जिन पे उसको रिकवर करना है और जिस पे उसको इनकम नहीं हो रही, तो वो एसेट तो वेस्ट है। दे आर नॉट एसेट्स, दे आर एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो दे हैव टू बी आउट ऑफ द बुक्स। जो उसकी बैलेंस शीट है उनसे बाहर होना होता है उन्हें, वो एनपीएस हो जाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑफ में और वेविंग ऑफ में डिफरेंस है। राइट ऑफ होने के बाद रिकवरी प्रोसेस चलता रहता है, तो माफ नहीं होता है लोन। केवल यह है कि राइट ऑफ होने का मतलब है बुक से बाहर हो गए उस संस्था के, उस बैंक के, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन रिकवरी प्रोसेस गोज ऑन। हाँ, अगर वेव ऑफ हो जाए तब रिकवरी प्रोसेस बंद होगा, लेकिन वेव ऑफ तो किसी का भी नहीं हुआ, वो राइट ऑफ हुए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम मोदी गवर्नमेंट में आके अच्छा हुआ है। जो बैंक्स पहले 14 में से 11 रिजर्व बैंक की निगरानी में थे, उसकी मॉनिटरिंग में थे, अब वो से बाहर हो चुके हैं। और बैंकिंग सिस्टम भारत का मोदी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप 2024 में देखें तो बैंकिंग सिस्टम ने मोर देन $1 ट्रिलियन रुपीस का प्रॉफिट गेन किया है इन 2024. So banks are performing so beautifully in India now under मोदी गवर्नमेंट. तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. धन्यवाद.